नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम आज बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जो राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बात कही उसको लेकर हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं। दरअसल सवाल ये है कि क्या सार्वजनिक उपकरणों के दिन बदल रहे हैं। अक्सर कांग्रेस नेता आरोप लगाते हैं कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र को भाजपा लगातार निजी हाथों में सौंप रही है। इन सार्वजनिक क्षेत्र को स्थापित करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेहद अहम भूमिका रही है, लेकिन कालांतर में सरकारी कार्य संस्कृति के चलते बदहाली की ये भेंट चढ़ गए। तब इन बड़े उद्योगों को बचाने के लिए निवेश का सहारा लिया गया। बाल्को इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसका बड़ा शेयर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वेदांता समूह को बेचा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, आलोचना करना कुछ साथियों की मजबूरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा तंज कसा। उन्होंने फिल्म के गाने ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा के जरिए कहा कि राज्यसभा में खड़गे जी का भाषण काफ़ी ध्यान से सुना, काफ़ी आनंद आया, जो कि कम मिलता है। लोकसभा में मिल जाता है, लेकिन वे आजकल दूसरी ड्यूटी पर है, इसलिए मनोरंजन कम मिलता है। जो लोकसभा में मनोरंजन की कमी खल रही थी, उसे आपने पूरी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच से सरेआम लोकतंत्र का गला घोट दिया, जिस कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को रातों रात बर्खास्त कर दिया, जिस कांग्रेस ने लोकतंत्र की मर्यादा को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया, अखबारों पे ताला लगाने की कोशिश की, देश को तोड़ने का शौक जिस कांग्रेस को पैदा हुआ, इतना तोड़ना कम नहीं था कि अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने का काम कर रही है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वो क्या बात थी, उसको हमको समझना होगा, जिसके लेकर हम आज सुभाष की बात आपसे कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कि जिस बीएसएनएल को कांग्रेस ने तबाह करके छोड़ा, वो आज मेड इन इंडिया 4G 5G की ओर आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। HAL के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग और रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी HAL है। कहाँ छोड़ा था, कहाँ हमने पहुँचाया। LIC को लेकर भी ऐसी अफवाहें फैलाई गई। मैं सीना तान कर सुनना चाहता हूँ कि आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेंड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 10 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था को नाजुक स्थिति में थी। दूसरी ओर हमारे 10 वर्ष में भारत शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारे 10 साल बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए याद रखे जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने आज कही। अभी सवाल ये है कि ये बात बहुत लंबे समय से चल रही है कि जो सरकारी क्षेत्र का निजीकरण। अब बात ये आती है कि जब हमारे देश में जो उदार अर्थव्यवस्था आई, उदारीकरण आया, उस उदारीकरण को लेके जो आए थे वो नरसिम्हा राव थे, और उसके बाद देश में एक नए तरह की अर्थव्यवस्था विकसित हुई, और उसमें जो निजी क्षेत्र थे वो धीरे धीरे वो प्राइवेट सेक्टर में घुसते गए। और हम अगर याद करते हैं बाल्को की, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय उस बाल्को के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, और ये प्रक्रिया में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही शामिल थे। पर हाँ, भाजपा में निजीकरण को पंख लगे। और ये भी हम जो दुर्दशा की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर की, तो हम प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी देखें, इंडियन एयरलाइंस की बात करते हैं, अब वो टाटा के पास जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें अडानी अंबानी के पास जा रही है। और हम ये देखते हैं कि जिस BSNL की बात कर रहे हैं, तो अभी BSNL की सेवाएं धीरे धीरे कमज़ोर हुई, और उसका फायदा निश्चित रूप से निजी क्षेत्र को मिला। एक समय था कि जब BSNL से निजी क्षेत्र लाइन लेते थे, और अब यह हालत है कि BSNL को धीरे धीरे लोग जो है पोर्ट करा रहे हैं, BSNL के नंबर जो है वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि उससे नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो ये नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा है? क्या BSNL वाकई में कमज़ोर हुआ है या उसको लोगों ने कमज़ोर किया है? तो जितने हम अगर पब्लिक सेक्टर को देखते हैं, उसको किसी न किन्हीं कारणों से हम किस पे दोषारोपण करें, ये अलग बात है। उसमें जो एक काम करने वाले लोग थे, उनमें कमिटमेंट की कमी थी, जिस तरह का वर्क कल्चर होना था वहाँ नहीं हुआ। लोगों को रोजगार देने का वो माध्यम बन गया। अगर हम भिलाई स्टील प्लांट की बात करें,
जो आधुनिक भारत का तीर्थ स्थल कहलाता है, वो भी एक प्रकार से रोजगार देने का माध्यम बना। अभी हम देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर और जो सरकारी सेक्टर है, अजय हम एयरपोर्ट से पे जाते हैं तो जो लोग प्राइवेट विमानों के लिए पहले गेट पे हमको रिसीव करते हैं, फिर वो टिकट बनाते हैं, वही लोग हमको प्लेन में चढ़ाते हैं। तो बहुत सारे काम जो है एक ही व्यक्ति, तो मेन पावर को कम किया गया, स्थापना व्यय को कम किया गया, और लगातार निजी क्षेत्र ये सोचता है कि मुझे मुनाफा ज़्यादा हो और मेरे जो इस्टेब्लिशमेंट का खर्च है वो कम हो, तो वो अनावश्यक जो खर्च होते हैं उसमें कटौती करता है, निगरानी रखता है। अगर हम निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र पे आते हैं तो मैं बात करता हूँ, जब पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश था तो राज्य परिवहन निगम था। राज्य परिवहन निगम गांव-गांव में जाता था, उसको इससे मतलब नहीं था कि ये रूट फायदे का है कि नुकसान का है, वो जनता की सेवा के लिए था। ऐसे बहुत सारे उपक्रम थे जहाँ पर लोगों को रोजगार देना था, काम देना था और उनसे काम लेना था। अगर मैं नए सिरे में कहूँ कि जो मजदूर हैं, जो मनरेगा है, महात्मा गांधी रोजगार कार्यक्रम, उसमें लोगों को रोजगार की गारंटी देते हैं और उनसे एक क्षेत्र खुदवाते हैं। पर हम देखते हैं कि अभी भी जिस तरह का काम मनरेगा में होना चाहिए, गुणवत्ता का या विस्तार का, वो नहीं होता। स्थानीय स्तर पे लोग इसको सरकारी योजना मानते हैं। तो जो सरकारी अस्पताल थे, सरकारी संस्थान थे, चाहे वो भिलाई स्टील प्लांट हो, बाल्को हो, या हम कहीं की भी, पूरे देश की कहीं से भी बात करें, रेलवे हो, ये तमाम क्षेत्रों में जब निजी व्यक्ति आता है तो वो वहाँ पर अपना मॉनिटरिंग का सिस्टम टाइट करता है, वहाँ के कर्मचारी को टाइट करता है, और निजी क्षेत्र में आप किसी को नौकरी से आसानी से चलता कर देते हो। पर सरकार में अगर एक आदमी नौकरी में आ गया तो वो फिर नौकरी से नहीं जाता। सरकारें कितनी ही कोशिश कर लें, वो डेली वेजेस के लोगों को, अंशकालिक लोगों को तक नहीं निकाल पाती, तो फिर वो परमानेंट जो डटे हुए उनको कैसे निकालेगी। तो इधर के सालों में जब जब सरकारी क्षेत्र में वैकेंसी जो निकलती थी उसमें लोग भरे गए, उसके बाद ये देखा गया कि वहाँ पर भी स्थापना व्यय कम करने की कोशिश हो रही है। तो जिस BSNL की, रेलवे की और तमाम जो सरकारी उपक्रम हैं जिनको बेचे जाने की बात है, उनकी फहरिस्त लंबी हो सकती है, तो वो घाटे में क्यों आए। अब हम एक दूसरे पे, चाहे कांग्रेस पे दोषारोपण करे भाजपा और कहे कि 10 साल में हमने इसको सुधारा है, पर अंततः ये निजी हाथों में जा रहा है। हम सरकारी संस्थानों को कितना ही कोसें, हम सरकारी अस्पतालों की कितनी ही आलोचना करें, फिर भी आज एक गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में ही जाकर इलाज करा पाता है और उसको वहाँ पे सुविधा मिलती है। अगर हम कितनी ही बात करें रेल की, पर रेल जो एक सरकारी व्यवस्था है तो हमको यातायात सुगम होता है। पर जो निजी क्षेत्रों में चले गए, हवाई जहाज, उसकी टिकटें जो हैं रोज़ शेयर बाजार की तरह वो देखते हैं कि आप कितनी बार सर्च कर रहे हो, और टिकटें आसमान छूती हैं। तो बहुत सारी जगहों पर निजी क्षेत्र का अंततः जो उद्देश्य होता है वो होता है मुनाफा कमाना। ये बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसकी दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है। वाकई में बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। जब इसकी बात होगी तो ये भी बात होगी कि इन जो हमारे पब्लिक सेक्टर हैं उसमें कितने अलग अलग लेवल पे, राजनेता से लेके वहाँ काम करने वाले लोग, बहुत सारे लोग, जब आप उंगली उठाओगे तो बहुत सारे लोगों पे उंगली उठेगी। बहुत सारी चोरियां वहाँ से हुई, बड़े पैमाने पे वहाँ जो चीज़ें नहीं खरीदनी गई चाहिए थी वो खरीदी गई। अभी भी हम देखते हैं कि सरकारी जो अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पर जो परचेस होता है, बहुत सारी ऐसी मशीनें खरीद ली जाती हैं जिनका उपयोग नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। दवाइयाँ हम देखते हैं कि कई बार वो अपलेखित की जाती हैं, आउटडेटेड होती हैं, या वो उपयोग में नहीं होती। तो सरकारी क्षेत्र में बड़ी खरीद में लोगों की रुचि होती है। अगर मैं राज्य परिवहन की बसों की बात करूं तो लोगों ने बहुत महंगी महंगी बसें हैं, उसको लोग टायर बेच के खा गए, और अंततः अब वो प्राइवेट सेक्टर में, छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो यहाँ पर भी प्राइवेट बसें चल रही है, मध्य प्रदेश में भी चल रही है। पर जब प्राइवेट ऑपरेटर चलाता है तो वो उस रूट पे नहीं चलाता जिस रूट पे घाटा हो। जैसे हम हवाई यात्रा में देखते हैं कि बहुत सारी फ्लाइट इसलिए कैंसिल होती है कि उस रूट पर यात्री नहीं मिल रहा है। पर जब सरकार कोई संस्थान चलाती है तो वो इसलिए बंद नहीं करती कि वहाँ पर उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार लोक कल्याणकारी है, और जो लोक कल्याणकारी सरकार है वो बहुत बार रोजगार उन्मुखी भी होती है, लोगों को रोजगार देती है। तो प्रधानमंत्री ने जो बात आज कही है और जो उन्होंने कहा है कि इसके लिए कौन दोषी है, तो ये इस पर भी एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि ये जितने हमारे पब्लिक सेक्टर हैं वहाँ पर कब कब वो लाभ में चल रहे थे, रेलवे कब लाभ में आया, फिर घाटे में क्यों गया, भिलाई स्टील प्लांट की आर्थिक स्थिति क्यों कमज़ोर हुई, या
BSNL कहाँ पर नुकसान में आया है, HAL को क्यों प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ा, या इंडियन एयरलाइंस को क्यों प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ रहा है, या बहुत सारे उपक्रम जिनके बारे में अगर एक लंबी फहरिस्त हो सकती है, वो क्यों घाटे में गए। तो इसको देखने वाले कौन लोग थे, इसकी जवाबदेही किस पे थी। अगर केवल हम ये कहें कि किसी भी चीज़ को क्यों घाटे में जा रही है और उसको फ़ायदे में लाने के लिए अगर हम निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो निजी व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है जो सरकार में संभव नहीं है, क्योंकि सरकार एक कल्याणकारी है। बहरहाल प्रधानमंत्री चुनाव का समय है, इसीलिए वो राज्यसभा में जवाब देते हैं तो निश्चित रूप से उस कांग्रेस को कटघरे में खड़ रहे हैं जिसने इमरजेंसी लगाई, जिसने कई राज्यों की सरकारों के खिलाफ कार्रवाई की। ऐसे बहुत सारे आरोप हो सकते हैं, पर ये इस बात की वकालत हो रही है कि जो निजी क्षेत्र है या पब्लिक सेक्टर है वो अगर प्राइवेट में जा रहे हैं और वो लाभ में पहुंच रहे हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि हम एक तरफ तो ये भी कहा जाता है कि पिछले 60-70 सालों में कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया। तो ये जो पब्लिक सेक्टर की चीज़ें बेची जा रही है वो कहाँ से क्रिएट हुई, या उनका अगर पतन हुआ तो किस समय हुआ। हो सकता है कि कांग्रेस की सत्ता रही हो उस समय हुआ, पर ये नागरिक के नाते हम सबको ये सवाल पूछना चाहिए और ये बात करना चाहिए कि धीरे धीरे हमारे पब्लिक सेक्टर को दीमक क्यों लग रही है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर क्यों हो रहे हैं, और उनको एक तरह से डिफंग करने की, भंग करने की, बंद करने की साजिशों में बहुत सारे लोग, चाहे उसमें सरकारी लोग हों, नेता हों, या वहाँ के काम करने वाले लोग हों, ये सब लोग क्यों शामिल हैं। क्या वजह है कि सरकार में जो सड़क बननी होती है, जो बहुत सारे पुल पुलिया बनने होते हैं, निर्माण होने होते हैं, वो बहुत सारी योजनाएं लिंगारान होती है और जिसकी कीमतें करोड़ों में बढ़ जाती है और बाद में हम देखते हैं कि वो डिले हो रही है। तो हमारी लाल फीताशाही हो, या हमारे काम करने के तौर तरीके हों, या निर्णय लेने के तौर तरीके हों, ये बहुत सारे प्रोसेस से हम गुजरते हैं तो निश्चित रूप से इसमें विलम्ब होता है और सरकारी योजनाएं में लेट होने से बाद में उसमें घाटा होता है। तो वही सड़कें जिस पर कि अभी बहुत तेज़ी से हम जा रहे हैं और वहाँ पर टोल टैक्स में हम पैसे दे रहे हैं, वो सड़कें उस पैसे से बनी और हमारी जेब से वसूली जा रही। तो सरकार कई बार एक प्रकार से जो निजी क्षेत्र को प्रमोट कर रही, पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करती है। तो एक उपभोक्ता के नाते हमको लगता है कि सड़क बहुत अच्छी है, तो जिसकी जेब में पैसा हो तो दे देगा। पर हमारे देश का वो आदमी, कल ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, हम 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य का कार्ड दे रहे हैं। तो ये गरीब लोगों का देश है। तो यदि यहाँ सारी सुविधाएं धीरे धीरे अमीर गरीब के का फासला बढ़ेगा, नौकरियों के अवसर कम होंगे और हम धीरे धीरे सारी चीज़ें सरकारी को बदल कर प्राइवेट में देते जाएंगे या पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट में देते जाएंगे, तो निश्चित रूप से प्राइवेट जो क्षेत्र होगा वो अपने अधिकतम लाभ के लिए जो जो कर सकता है वो सब करेगा। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर के पास लाभ की गुंजाइश बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने चूंकि ये राज्यसभा में आज बात रखी है, तो इस पर मुझे लगता है कि खुलकर डिबेट करने की ज़रूरत है। नमस्कार।